अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही की नैब मुकदमे में रिहाई और फिर ड्रामाई गिरफ्तारी के बाद कानूनी अमलदारी पर बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं। अपने तहरीर फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि सदर पीटीआई को नैब या किसी भी अथॉरिटी की जानिब से गिरफ्तार ना किया जाए, और अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि नज़रबंदी के कानून के तहत भी हिरासत में ना लिया जाए, और पुलिस को हिदायत की कि उन्हें घर छोड़ कर आया जाए। लेकिन बाद में हमने ये देखा कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन्हें 3MPO के तहत फिर दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है और क्या वाकई ये तौहीन अदालत है, कैसे चैलेंज किया जा सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट से उनकी राय भी जानेंगे। उससे पहले हमें ज्वाइन किया है DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रजवी साहब। अली नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि सदर PTI को नैब या किसी भी अथॉरिटी की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस कैसे गिरफ्तार करके उन्हें ले जा सकती है? जी मैम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जी मैं बताता चलूं कि ऑनरेबल कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो बिल्कुल हम पे बाइंडिंग है और बहुत ज्यादा हम रिस्पेक्ट है जी उनके लिए। और मैं बताता चलूं कि इसमें हमें ये डायरेक्शंस दी गई थी कि हम उन्हें वहां पर घर तक छोड़ के आए, और बड़ा प्रॉपर उन डायरेक्शंस को लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लाई विद किया गया, और प्रॉपर तरीके से तमाम ड्यूटी, सिक्योरिटी, रूट जीरो और प्रॉपर तरीके से उनको वहां पे उनको घर छोड़ने के लिए ले जाया गया। लेकिन वहां पर जिस वक्त FC पुलिस के करीब जो इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के जो SP हैं, SP हसन, वो वहां पर लॉफुल ऑर्डर्स हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के 3MPO के। ये ऑर्डर्स जो हैं ये पंजाब के नहीं बल्कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। 3MPO के ऑर्डर है जिसमें 15 डेज के लिए उन्होंने डिटेन किया है परवेज इलाही साहब को, और उन्होंने वो अपने लॉफुल ऑर्डर्स दिखाए, जो लॉफुल ऑर्डर्स देख के उनको उनकी कस्टडी उन्होंने ली। और इसके अलावा उन्होंने जो लोकल पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन गाला मार्केट है, उसमें प्रॉपर तरीके से अपनी आमद रवानगी भी की और वो वहां पर इस्लामाबाद उनको लेके गए। हमने कोर्ट के ऑर्डर्स की मुकम्मल तौर पे 100% कंप्लाइंस की और उनको छोड़ने के लिए भी गए, और हमारे पे क्योंकि वो बाइंडिंग भी हैं और वी आर ड्यूटी बाउंड के तमाम कोर्ट्स के ऑर्डर, जो ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर, उनपे उनकी कंप्लाइंस करें। लेकिन ये एग्जैक्ट सिचुएशन थी। DIG साहब, बहुत शुक्रिया आपने, क्योंकि आप बांग्लादेश और श्रीलंका टीम को भी वेलकम कर रहे हैं। मुझे पता है आप सिक्योरिटी मामला को बड़ा देख रहे हैं। सिर्फ ये फरमाइएगा, जो जिस वीडियो में जो सामने आई जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ऑर्डर दिखाएं, तो वो कौन से ऑर्डर का जो है आप डिमांड कर रहे हैं, और इस्लामाबाद पुलिस ने वो कौन से ऑर्डर के पहले ही आ गई थी पुलिस इस्लामाबाद की, या ऑर्डर इशू होने के बाद अदालत की जानिब से उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है? नहीं, जिस वक्त वो सामने पुलिस के थे, जो इस्लामाबाद पुलिस के जो SP हसन और उनकी टीम थी, जब उनसे ऑर्डर डिमांड किए गए तो उन्होंने अपने ऑर्डर दिखाए जो कि वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ICT इस्लामाबाद के लॉफुल ऑर्डर्स थे जो 1/9/2023 को इशू हुए हैं, और उन ऑर्डर्स में 30 डेज की जो इस्लामाबाद पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी डिटेंशन ऑर्डर्स की, उसकी पूरी डिटेल है। लेकिन 15 डेज की जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद है, ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, उन्होंने दी। मैं वो वाले ऑर्डर्स मांग रहा था जो ऑर्डर्स प्रोड्यूस किए गए, क्योंकि ऑर्डर्स देखे बगैर और ये चीज वेरीफाई किए बगैर कि वो इस्लामाबाद पुलिस कैपिटल टेरिटरी है और उन्हीं के ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स आए हैं, उसके किसी तौर पे भी कस्टडी नहीं दी जा सकती थी। सेकेंडली, उन्होंने लाफुल तरीके से यहाँ पर पुलिस स्टेशन गाला मार्केट में, जो मेन मार्केट भी कहलाता है, वहां पर अपनी आमद रवानगी भी बड़ी प्रॉपरली की, और इन लाफुल ऑर्डर्स को देखते हुए फिर उन्होंने कस्टडी हमसे ली थी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी अमल में लाई तो वो तमाम कानूनी मामलात को देखते हुए की, क्योंकि आपकी तो डिटेल लगाई गई थी, आपने उनको घर तक महफूज तरीके से पहुंचाना है, तो घर तक तो नहीं पहुंचा सके फिर? जी मैं बताता चलूं जी कि घर तक पहुंचाने के लिए जो प्रिकॉशंस लेनी थी, क्योंकि वो जो कोर्ट के तमाम एहलकार थे उन्होंने भी हमें तमाम हमारे साथ इन कांटेक्ट थे। इसमें प्रॉपर तरीके से एलीट की गाड़ियां लगाई गई, इसके अलावा मैं खुद था, DIG इन्वेस्टिगेशन थे, और इवन रूट को भी जीरो करवाया गया, और ये चीज प्रॉपरली कन्वे करती जाती रही कि जो, क्योंकि कॉल साइन हम यूज करते हैं कि मेहमान को सेफली हमने हाई कोर्ट से घर तक पहुंचाना है। लेकिन जिस वक्त FC पुलिस के करीब बिल्कुल पहुंचे हैं तो वहां पर जो इस्लामाबाद पुलिस है उन्होंने हमसे भी चीज की और उन्होंने तमाम अपने लॉफुल पेपर्स दिखाए और कस्टडी ली। अब उनको पहुंचा दिया गया वहां पे? क्या आपकी टीम भी वहां मौजूद थी? क्या इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है? जिसका खदशा था, ऐसी कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसका खदशा था कि ये गिरफ्तारी 3MPO के तहत अमल में लानी पड़ी? ये 3MPO बेसिकली इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की तरफ से है, दिस इज नॉट फ्रॉम पंजाब पुलिस,
और हमारा काम तो सिर्फ उन्हें सेफली वहां पर लेके जाना था, वहां हम लेके गए और जब हमें लॉफुल ऑर्डर्स दिखाए गए तो उस वक्त उन्होंने कस्टडी ली। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से 3 एमपीओ के ऑर्डर। सर प्लीज। रज़वी साहब, आपकी बात से बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे कि मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तानियों को इस बात का अब यकीन हो चुका है कि पुलिस तो कानून और प्रोसीजर को मद्देनज़र रखने के बगैर कोई काम नहीं करती। तो जिस तरह के भी आपने बताया, इस बात से हमारा कौमी अहद वापस पुख्ता हो गया कि ज़रूर ये कानून के मुताबिक ही कार्रवाई हुई है। ये बताइए सर, थोड़ा ज़्यादा मुनासिब ना होता कि अगर आप अदालत के हुक्म को इम्प्लीमेंट करके उनको घर पहुंचा देते और घर पे जाके इस्लामाबाद पुलिस उनको एक ऑर्डर दिखाती, 2 दिखाती, 4 दिखाती, पकड़ती, वो इस्लामाबाद पुलिस जानती और साहिल जानता, आप अपने ऑर्डर को कंप्लाई करवा लेते। इसमें सर क्या दिक्कत थी? नहीं, पहले तो आपने थैंक यू वेरी मच कि आपने ये बिल्कुल ठीक है जी, जो पंजाब पुलिस है वो बिल्कुल रूल रेगुलेशन और लॉ के मुताबिक काम करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। दूसरी चीज मैं बताता चलूं कि जी थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज मैं बताता चलूं कि हमने इनको स्टार्टिंग फ्रॉम हाई कोर्ट वी वेंट टिल एफसी पुलिस और हम उन घर की तरफ ही जा रहे थे, बट जो इस्लामाबाद पुलिस के जो एसपी और उनकी टीम है, जिस वक्त उन्होंने ये हमें लॉफुल ऑर्डर दिखाए और अपनी आमद रवानगी के मुतालिक तमाम चीजें क्लियर की, तो वो घर पे भी जाके दिखा सकते थे, वो घर से गिरफ्तार कर लेते। अच्छा सर, वो ना हमें जिस वक्त उन्होंने वो शो करवाया तो उस वक्त हम लोग इस चीज में बड़े क्लियर थे कि कोई ऐसा इलीगल ऑर्डर उनकी तरफ से या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी या डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं था, वो नहीं था। वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे और वो डॉक्यूमेंट क्योंकि मौजूद थे और उनका एक रीजनेबल ऑफिसर, एक एसपी रैंक के ऑफिसर आए थे, तो डीएजी साहब आपने दुरुस्त फरमाया, हवाले किया गया। डीएजी साहब आपने दुरुस्त फरमाया, हम आपके साथ हैं। जैसे मैंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं इसमें। सवाल सिर्फ ये है कि कानून की कुछ पासदारी उसकी लाज रख लेने से होती है। आधी कानून की पासदारी कानून की अदालत के हुक्म की लाज रख लेने से होती है। तो क्या मुनासिब नहीं आपके ख्याल में ज़्यादा होता कि आप 100 गज़ मज़ीद आगे चले जाते, अदालत का हुक्म गेट तक पहुंचने पे इम्प्लीमेंट हो जाता, उनके गेट से उनको इस्लामाबाद पुलिस ले जाती, कराची वाली ले जाती, कोयटा ले जाती, लाहौर की, पंजाब की पुलिस अदालत का हुक्म मनोन तस्लीम कर लेती? ज़्यादा मुनासिब नहीं होता आपके ख्याल में? फिर भी आउटकम यही होता, लेकिन कम अज़ कम हम कह सकते हैं कि अदालत का ऑर्डर माना गया। सर मैं बताऊं सर, अदालत का ऑर्डर मनोवन माना गया जी, अदालत के ऑर्डर की मनोवन कंप्लाइंस हुई और आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ एज वेल, और मैं बताऊं कि अदालत का एहतराम इस कदर ज्यादा हम पे होता है कि हम बयान नहीं कर सकते। जहां तक रह गया अदालत के हुक्म के मुताबिक ही, बल्कि मैं ये जरूर बताऊंगा कि जो ऑनरेबल लॉयर्स थे वो भी हमारे साथ थे जिस वक्त हम आ रहे थे, और जिस तरीके से हम सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में हम तमाम का तमाम लेके आ रहे थे, एंड ही वाज इवन सिटिंग इन हिज ओन व्हीकल, हम प्रॉपर तरीके से ला रहे थे। जब बिल्कुल घर के करीब, दैट वाज नॉट इवन, जैसे आपने खुद बताया, दैट वाज नॉट इवन 100 मीटर्स, वहां पर ऑलमोस्ट के एफसी पुलिस का मतलब है कि वो रोड शुरू हो जाती है, वहां पर जो उनके एक सीनियर ऑफिसर जो है जी आपने बताया। सर एक सवाल और जरा बता दीजिएगा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। आप क्योंकि लाहौर की डीआईजी ऑपरेशंस हैं तो आपको सर ये तमाम चीज़ें पता होंगी। आप सर ये बता सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने या कराची पुलिस ने या बलूचिस्तान पुलिस ने या केपी पुलिस ने लाहौर को और कितने लोगों का, हम सियासी बातें नहीं कर रहे, वैसे जनरली कितने लोगों का कहा है कि लोग लाहौर में अगर इनको गिरफ्तार करके हम लेके जाना चाहते हैं? देखिए मैं आपको बताता चलूं कि जो एक जनरल हमारे पास तो जो बकायदा सीएमएस और हमारे पास दूसरे तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड इंटीग्रेट किया हुआ है हमने बलूचिस्तान और बाकी से, तो वैसे तो जो भी कोई इस तरह का रिकॉर्ड या इस तरह की इंफॉर्मेशन हो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हमें इस्लामाबाद पुलिस से, बलूचिस्तान, केपी के से हमें काफी ज्यादा बकायदा रिक्वेस्ट आती रहती है, उनके ऑफिसर्स आते हैं, हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, इट्स सब इसी तरह अरेस्ट होते हैं लोग जी। बकायदा मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें बता चलूं कि जहां तक जब लॉफुल ऑर्डर अगर वो शो करते हैं किसी जगह पर भी, तो उस जगह पर वो डेफिनेटली अगर वो उनके हवाले कर दें, कोई सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रज़वी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब आदिल तनोली से बात कर लेते हैं। आदिल बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या इस्लामाबाद पुलिस की डोमेन में ये है कि वो 3 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तारी लाहौर से जो है वो मुतवक्के हो सकती है? हमारी जगह इस्लामाबाद पुलिस के डोमेन में लाहौर से इस तरह की गिरफ्तारी तो नहीं आती, क्योंकि अगर परवेज इलाही ने
اسلام آباد میں کوئی اس طرح کی احتجاج کی یا جلسے جلوس کی کوئی کال دی ہوتی تو اس پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی جانب سے 3 MPO جو ہے اس پر کی جا. تو آج کی جو کارروائی کی ہے یہ بھی پولیس نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم کے تناظر میں کیے ہیں اور لاہور سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اسپیشل ٹیم لاہور جی عادل غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا. عادل بہت شکریہ آپ کا. جی ساسا میں آپ کی جانب بھی آؤں گی. کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, کیا عین واقعی یہ قانون کے مطابق ہوا ہے؟ یہ دیکھیے جی, جیسے DIG آپریشن صاحب نے فرمایا, جی ہمارے تو میرے بطور وکیل تو پر جلتے ہیں ان کی بات سے ڈسیگری کرتے ہوئے کہ پنجاب پولیس الحمدللہ ہر چیز قانون کے مطابق کرتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ بات بھی قانون کے مطابق ہوئی ہوگی. اس میں میرا خیال ہے کہ تمام قوم کو, پنجاب میں خاص طور پہ رہنے والے لوگ جن کو کبھی پنجاب پولیس سے پالا پڑا ہے, وہ تو اس میں بڑھ چڑھ کے گواہی دیں گے کہ ہر چیز پنجاب پولیس کی, لاہور پولیس کی قانون اور آئین کے مطابق کیونکہ ماضی میں بھی رہی ہے, تو مجھے یقین ہے کہ یہ بھی قانون کے مطابق ہی ہوا ہوگا. میں بطور طالب علم ایک قانون کے, جو کہ DIG آپریشنز لاہور جتنا تو نہیں دعویٰ بڑا کر سکتا کہ الحمدللہ ہر چیز ہماری آئین کے مطابق ہے, میں صرف اتنی سی گزارش کر سکتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ اریسٹ تو ہونا تھا بھی. ایک پولیس ہے اسلام آباد کی جو لاہور ہائی کورٹ کے سبارڈینیٹ نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ نے جو بھی کہا ہو, اگر کہیں اور کسی شخص نے جرم کیا ہو تو اسے اس پولیس کو اریسٹ کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. یہ اسلام آباد نہیں ہوتی تو کراچی کی پولیس ہوتی, ان کے کہنے پہ بھی ہو سکتا تھا, کسی اور کے کہنے پہ ہو سکتا تھا. اریسٹ میں مسئلہ نہیں, وہ مقدمہ ہے, مقدمے کو وہ آن میرٹس آرگیو کر کے پرویز لائی صاحب یا کنوکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سوال صرف اتنا سا ہے جو مجھے ایک ناقص قانون کے طالب علم کی طرح, میں نے کہا کہ میں ابھی DIG آپریشن سے بتایا کہ وہ بھی قانون دان ہے یا لاء انہوں نے پڑھا ہوا ہے, تو ان جتنا تو میں نہیں جانتا. تھوڑا سا جو مجھے سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جب عدالت نے کہہ دیا کہ ان کو آپ گھر تک پہنچا دیں سیفلی, تو آپ اسلام آباد پولیس کو کہہ سکتے تھے کہ یہ 100 گز دور گھر ہے, ہم ان کو یہ اگلا 100 گز وہاں تک پہنچا دیں گے, عدالت کا آرڈر گیٹ پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, پورا ہو جائے گا. گیٹ سے آپ کے پاس قانونی آرڈرز ہیں تو آپ لے جائیں, کسی اور کے پاس ہیں تو وہ لے جائیں, اگر نہیں ہے تو یہ رہا ہو گئے ہیں. اس سے ہوتا یہ کہ عدالت کے آرڈر کا سے بھی تھوڑا رہ جاتا, کچھ عزت, کچھ تکریم, کچھ بھرم رہ جاتا چلیں, اور قانون کی کاروائی بھی پوری ہو جاتی. اسلام آباد پولیس گھر کے دروازے سے بھی کلیکٹ کر کے لے جا سکتی ہے, گھر کے اندر جا کے چھاپا مار کے لے کے جا سکتی ہے, بہت سارے طریقے تھے. تو سر صاحب آپ یہ کہنا چاہیں پولیس کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا غفلت کا, استغفر اللہ. ہم کہاں کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب پولیس نے کبھی غفلت کا مظاہرہ کیا ہو. ابھی آپ کے سامنے DIG آپریشن صاحب نے کہا کہ کبھی پنجاب پولیس نے اس طرح کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا, تو میں ان کی بات مانتا ہوں. میں صرف اتنی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شاید میرے سمجھنے میں کمی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ پولیس کل پرسوں میں اگر میں نے اس میں زیادہ سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے گھر آ کے سمجھا لیں گے. لیکن مجھے سمجھنے میں یہ لگا کہ اگر ان کے دروازے تک پہنچ جاتے تو عدالت کا آرڈر پورا ہو جاتا. اسلام آباد پولیس نے اریسٹ کیا, ان کے پاس ایک لافل آرڈر ہے, ہونا چاہیے تھا, اس میں تو کوئی بات نہیں. لیکن اس کا اگر طریقہ تھوڑا مناسب کر لیتے تو جو اس پہ ابہام اٹھ رہے ہیں لوگوں کے کہ شاید یہ کوئی میلافائڈ ایکسرسائز تھی, وہ نہیں ہوتا, رزلٹ پھر بھی یہی ہوتا جو قانونی رزلٹ ہے, لیکن اس کے اندر عدالت کی, آرڈر کی, پروسیس کی, پروپرائٹری کی تھوڑی سی تکریم رہ جاتی تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوتا. ٹھیک ہے, زیادہ مناسب ہوتا. حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گے, جس طرح سے آپ آج دن بھر آپ نے یہ معاملہ کور کیا, کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ گرفتاری پہ گرفتاری, کیا یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے؟ یہ دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ سانیہ 9 مئی کے بعد تو آپ کو اندازہ ہے کہ پھر گرفتاریاں ہوئیں, اور خاص طور میں تحریک انصاف کے دور میں بھی بے شمار جو ہے وہ گرفتاریاں ہوتی رہی مختلف کیسز پر. لیکن میں اس جو گرفتاری ہوئی ہے اس کو کسی اور اینگل میں دیکھتا ہوں. 30 اگست کو ایک انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک مراسلہ لکھا گیا, اور اس میں بتایا گیا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی بنیاد پر کچھ بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے, ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ان کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے باقاعدہ وہ میرے پاس لیٹر موجود ہے, اس میں مینشن کیا گیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں جو اسلام آباد پولیس کے ذمہ داران سے میری بات ہوئی, اور پھر وفاقی
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हमने उस चीज़ों को और दीगर मामलात को देखते हुए उन रिपोर्ट्स के तनाजुर में हमने ये फैसला लिया कि चौधरी परवेज़ लाई को 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब उनको वहाँ पर ले जाकर 2 ऑप्शन है, या तो इस्लामाबाद जो पुलिस लाइंस है जहाँ पर चेयरमैन PTI को रखा गया था वहाँ पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, पहला जो उनका टारगेट है कि वहाँ पर रखा जाए, और दूसरा है अगर वहाँ पर नहीं रखा जाता तो फिर इनको अडयाला जे रावलपिंडी मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो इम्कानात हैं वो इस्लामाबाद पुलिस लाइंस की तरफ हैं जी। और दूसरा वो ये कहते हैं क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो है हुक्म है, तो लाहौर का जो हदूद है लाहौर हाई कोर्ट की वो पंजाब है, और उन्होंने एंटी करप्शन पंजाब हो, नैब लाहौर हो, या इसके साथ जो दीगर लाहौर के जो है वो अथॉरिटीज़ या अदारे हों वो उनसे मुखातब है वो जो हुक्मनामा है। वो ये कहते हैं, जिसको उनका ये ख्याल है कि उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वकला टीम से मुशावरत के बाद हमने ये तय किया था। और दूसरी तनाज़ुर में आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर भरपूर तरीके से लगभग कोई 35 पुलिस की गाड़ियां जो है वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस की नफरी मौजूद थी। उनका ख्याल था कि किसी भी वक्त खुदा ना खासा कोई सिक्योरिटी का मामला हो सकता है, क्योंकि लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यहाँ पर मैचेस होने जा रहे हैं, सिक्योरिटी के बड़े फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं उसके तनाजुर में भी, लेकिन मामला कहीं और की तरफ ना लेके जाइए, मामला इस तनाजुर में रखिए। हाँ, ये बात कहना कि परवेज लाई के खिलाफ जो करप्शन के केसेस बने, मैं ये समझता हूं कि एंटी करप्शन पंजाब ने केसेस बनाए हो वो सब अदालतों ने उड़ा दिए, FIA ने केस बनाए हो उड़ा दिए, नैब ने केस बनाया हो उड़ा के साइड पे मारा अदालतों ने। मुझे इन अदारों पे जो है वो आज बोलने की इजाजत दें कि ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि ये इनकी परफॉर्मेंस है। माजी में इन्होंने हमजा शहबाज, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ केसेस बनाए, वो भी उड़ा के रख दिए अदालतों में। आज इनके खिलाफ केसेस बना रहे हैं। या तो आप केस बनाए ना, अगर आप केस बनाते हैं तो उसमें जानदार जो है वो डाटा होना चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, या फिर आपको अपील में जाना चाहिए। इस तरह के अगर आप केसेस बनाते रहेंगे जिससे आप किसी के खिलाफ जो है वो करप्शन के केस बना देंगे, तो फिर आपके अदारों के अथॉरिटीज पर सवालात खड़े होंगे कि क्या ये नैब केस बनाता है, क्या ये एंटी करप्शन जो है वो केस बनाती है। इन अदारों को बनाया गया था मामलात को बेहतर बनाने के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए, जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। लेकिन अगर केस नहीं बनाते हैं तो उसमें आपके पास डाटा नहीं होता। लेकिन अब जिस तरीके से बताया गया कि इनको गिरफ्तार किया गया, मामला लेकर चले गए, तो फिर तो ठीक है। फिर आइंदा आने वाले दिनों में जिसा भी कह रहे थे, एक वकील से मेरी बात हुई तो उनका ख्याल था कि शायद हम इसको अदालत में लेकर जाएंगे। आपको अंदाजा है कि अगर इशफाक साहब हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर है मौजूद हो तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता कि क्या बताइए, आज जिन जज साहब ने फैसला सुनाया, क्या ये कल ये इसी केस की समाअत करेंगे? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि उनका तबादला हो चुका है। जी जी, ठीक है। आदिल साहब, आपकी जानिब को क्या देखते हैं आप इस गिरफ्तारी को? इसके गुजारिश पीछे करूं प्लीज, ये इसमें कानून की बात है। आदिल की इजाजत से मैं आपकी इजाजत से एक बात जरा क्लैरिफाई कर दूं, कानून की बात। ये बात हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बात सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि एक हाई कोर्ट, किसी भी सूबे की हाई कोर्ट हो, वो सिर्फ उन लोगों को हुक्म जारी कर सकती है जो उनके ताबे हैं। जी, जो किसी हाई कोर्ट के ताबे नहीं है महकमा, वो उसको ना हुक्म जारी कर सकती है, ना रोक सकती है, ना बुला सकती है, ना कोई और काम कर सकती है। यहाँ पे एग्जाम्पल ये कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो लाहौर हाई कोर्ट के ताबे नहीं है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद की के अंदर वो इस्लामाबाद पुलिस की जुरिस्डिक्शन है और पंजाब के अंदर नहीं है। तो ये बात तो दुरुस्त है कि पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के अंदर अगर कोई परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद का मुकदमा है तो ना वो इफ़ेक्ट होता है, और अगर उसमें गिरफ्तारी करनी हो तो परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, कानून का इसमें मसला नहीं है। मसला जो ज़ाहिरन जिस पे बात हो रही है वो ये है कि इसी सारे काम को एक खुशअस्लूबी से किया जा सकता था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म भी की सह रह जाए कि आप फ़लाँ शख्स को उनके घर पहुंचा देंगे, और घर से जो मर्जी रियासत का महकमा जिसके पास एक लॉफुल अथॉरिटी हो, वो इस्लामाबाद पुलिस हो, कोई और हो जिसके पास लॉफुल अथॉरिटी हो, वो आपको, मुझे, किसी को भी घर से लेके जा सकता है, जैसे परवेज़ इलाही साहब और माजी में भी अरेस्ट होते रहे। अगर मेरे नाक़सी राय में अगर इस तरह का प्रोसेस ये 100 गज़ मज़ीद कवर कर लिया जाता
तो इस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। साहब डीएजी ने बड़ा लोगों को तफसीलन दुख होता बताया है, लोग कहते हैं डीएजी कि ने बड़ा तफसीलन बताया कि हमने साथ साहब कानूनी बिल्कुल, दायरे में रहते मुझे हुए आगे जो है बढ़ना है उनकी आदिल गिरफ्तारी साहब की दूसरी जानिब। पुलिस जी के बिल्कुल, हवाले आपका कमेंट आ चुका है। आदिल साहब, क्या देख रहे हैं आप इस गिरफ्तारी के पीछे? क्या सियासी पहलू है या फिर कानूनी? अच्छा, आपने सियासी पहलू की बात अगर कर ली तो कानूनी तो बात काफ़ी हो चुकी है, तो सियासी बात कर लेते हैं। चौधरी ख़ानदान को जितना मैं जानता हूँ, जितना इनकी सियासत को मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। ये तो मफाहमत के बादशाह होते जितने थे। करीब से आपने देखा ये है। तो इनके लिए अपोजिशन का दौर भी इनके लिए मुश्किल नहीं होता था। इनकी हुकूमत होती थी, नहीं होती थी, ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह के इनके कनेक्शंस थे। इवन यानी आप देखें कि जब काफ लीग को कातिल लीग कहा गया जरदारी साहब की जानिब से, तो उसी हुकूमत का ये हिस्सा बने, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने और ओहदे लिए, तो इनके लिए कभी मुश्किल वक्त नहीं आया। अब ये जिस नहज पे हालात पहुंच गए हैं इस ख़ानदान के, अब लगता ये है कि ये ख़ानदान चौधरी शुजात के सियासी विजन पे चल रहा था कि वो ऐसा नहीं होने देते थे। नहीं तो इतनी मिसकैलकुलेशंस जो की और इस नहज तक हालात पहुंच गए। उनके साहबजादे बाहर हैं, वो वापस नहीं आ रहे और बज़ाहिर उनके आने के चांसेस भी नज़र नहीं आते, और ये सिर्फ इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि चूँकि अब काफ लीग से इनके मामलात ख़त्म हो चुके हैं, ये ख़ानदानी लड़ाई है, इसमें नज़रियात या वो तो है नहीं। इसमें तो बुनियादी तौर पे सियासत इक़्तिदार की जंग, यानी चौधरी शुजात इस बात के मुखालिफ थे कि अब पीटीआई की जानिब से चीफ मिनिस्टर ना बने, लेकिन एक मिसकैलकुलेशन वहाँ पर हुई। फिर उसके बाद मिसकैलकुलेशंस का ऐसा सिलसिला जारी हो गया जिसने ये साबित किया कि उस जमात को दरअसल चौधरी शुजात ही चला रहे थे जो हम मफाहमत की बात करते हैं। तो आज जिस मुश्किल हालात में ये बैठे हैं, इसके कानूनी पहलू, आईनी पहलू हसन, आपके ख्याल में अदील, आपके ख्याल में चौधरी शुजात साहब ज्यादा पॉपुलर हैं इस वक्त या उनकी अपोजिंग फैमिली की अपोजिंग साइड? इस वक्त अगर आपने असेसमेंट करनी हो कि सियासी फैसला जो कि अवाम की मकबूलियत से जज किया जाता है, तो वो कौन सी साइड का बेहतर है, तो आपके ख्याल में किसका बेहतर है? देखें, पॉपुलर फैसले ही फिर मरवाते हैं, पॉपुलर फैसले मुल्क को भी फिर नुकसान पहुंचाते हैं। अपने पॉपुलर होने, अपनी सियासत बचाने के पीछे फिर हालात इस नहज तक जाते हैं। अगर अवाम में इतनी ज़्यादा मकबूलियत है तो चौधरी मोहम्मद साहब जो हैं वो आकर चीज़ों को फेस करें। अवाम ने आगे इलेक्शन को ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो फिर पॉपुलैरिटी की बात करनी है तो इसमें, और सियासतदान तो जाते हैं जेल में। ये तो वाहिद चौधरी ख़ानदान था जो अपोजिशन के दौर में भी कभी ये जेल नहीं जाते थे, कोई हाथ नहीं डाल सकता था। अब पहली मर्तबा मुश्किल पड़ी है, वो अब देखते हैं कि वो किस तरह ये मुश्किल काटते हैं। लेकिन ये बात वक्त के साथ साबित हो गई है कि ये मिसकैलकुलेशन जो है वो बहुत बड़ी इनकी जानिब से की गई है। जो इनकी एक सियासी साख थी, इनका बैकग्राउंड था, जो इनका तुर्रा इम्तियाज था, जिस वजह से ये मफाहमत के बादशाह कहलाते थे, ये क्राइसिस सिचुएशन से निकल जाते थे, ये बदतरीन मुखालफीन के साथ भी मिलकर हुकूमत में बैठ जाया करते थे। अभी मौजूदा सूरत हाल में एक चीज है, अब चूंकि काफ लीग के दरवाजे इन पे बंद हो चुके हैं, पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी मसला है, और इसमें पीटीआई में अपना फ्यूचर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं, तो वो मिसकैलकुलेशंस जो चली आ रही हैं उसका नतीजा आज ये निकला। ठीक है, दिल साहब का कमेंट आ चुका है। बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है कि मजीद आने वाले दिनों में मजीद परवेज़ इलाही साहब को मजीद मुश्किलात का भी सामना हो सकता है। तो नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि बिजली के बिल इस वक्त आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। निगरान हुकूमत की जानिब से नोटिस भी लिया गया, क्या वाकई निगरान हुकूमत रिलीफ दे पाएगी या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, और बात करेंगे अब जबकि बिजली के बिल आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं और आवाम ने जहां उम्मीदें लगा ली हैं कि शायद उन्हें रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वहीं निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का दावा है कि हालात मुश्किल हैं लेकिन बहरान कोई नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ ये हैं कि गर्दिशी कर्जा तरक्याती बजट से भी ज़्यादा हो गया है और गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्टॉक मार्केट खरबों का नुकसान उठा रही है। गरीब और मतवस्त तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। गरीब आवाम ये सवाल कर रही है कि बच्चों का पेट पालें या फिर बच्चों को तालीम दें या फिर भारी भरकम ये बिल की अदायगी करें और दूसरी ज़रूरियात कैसे पूरी की जाएं। तो वहीं नाज़रीन, मुनाफाखोर माफिया भी बेलगाम हो चुका है। अशय खुरनोश की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से अनवारुल हक काकड़ साहब ये कह रहे हैं कि हालात मुश्किल हैं लेकिन कोई बहरान नहीं है, और बिजली के बिलों को जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, क्या वाकई उन्हें कहीं गुमराह तो नहीं किया जा रहा, या फिर वो इस सूरत हाल से आगाह ही नहीं है, सब उन्हें अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है, या फिर आवाम का एहसास ही नहीं है उन्हें भी? देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब को जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, मैं उस वक़्त भी उनसे कुछ मिलने की मुलाकात मेरी रही, एंड मैंने हमेशा आई हैव ऑलवेज़ फाउंड हिम टू बी ए वेरी रीज़नेबल पर्सन। जब भी वो बात मैंने उनको माजी में करते सुना तो बड़ी मुनासिब बात करते थे, बड़ी लॉजिकल बात करते थे। ऐसे शख्स से जो कि इतना मुनासिब शख्स अदरवाइज़ कम अज़ कम परसीव किया गया हो, उनका ये कहना कि बिजली के बिल को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है और असल में इस तरह का मसला नहीं, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। ये बात महलों में बैठे, ख्वाब रायवंड के महल हों, सरे महल के हों, बनी गाला के हों, ये लोग महलों में बैठे, कहीं कोई और लोग बात कर रहा हो, वो लोग जिन्होंने एवन फील्ड से बाहर कभी जूतों में पाँव पे मट्टी ना लगी हो, उस तरह के लोग इस तरह की डिसकनेक्टेड बातें करें तो बात कुछ समझ भी आती है। बसद एहतराम वज़ीर आज़म साहब से इतनी सी गुजारिश है कि मेहरबानी करके, अगर आपको लगता है कि ये वाकई इस तरह का क्राइसिस नहीं है और लोग अपनी तरफ से इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके वो जो 50 लोग हैं जिन्होंने पिछले अनऑफिशियल नंबर के लिहाज से 50 लोग हैं जो पिछले 30 दिन में भूख या अफलास या बेरोज़गारी या बिजली के बिल की वजह से जिन्होंने जान दे दी, तो वज़ीर आज़म साहब कभी के लिए बड़ा अच्छा हो कि वो एक दफ़ा अगर उनके घर चले जाएं और उन लोगों से, उनके लवाहिकीन से, उन लोग उस बंदों की माँ से, किसी के बेटे से, यतीम से, बेवा से ये पूछ लें कि आप ये जो एग्जैजरेट कर रहे हैं इस बात को बहुत ज़्यादा, ये क्यों कर रहे हैं? कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है बंदा मर गया, वैसे भी मर सकता था, तो ये कोई इतना बड़ा मसला तो पाकिस्तान का है नहीं, इसको तो एग्जैजरेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब उस शख्स के घर चले जाएं जिसने पंखे से अपने आप को लटका लिया, उस फैमिली की तरफ चले जाएं जिसने बंदे ने अपने बच्चों समेत दरिया में छलांग लगा दी बेरोज़गारी की वजह से या मुफलसी की वजह से या बिजली का बिल ना देने की वजह से। अगर नहीं पसंद तो वैसे ही कहीं सड़क पे निकलें डी चौक से, और कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ब्लू एरिया के अंदर वॉक करने शुरू कर दें और पहले बंदे को खड़ा करके पूछ लें, पहले बंदे को, दूसरे को, कि यार ये जो तुम इतनी ज़्यादा बात बढ़ा चढ़ा के कर रहे हो, इसके पीछे हकीकत क्या है? तो मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म को दूसरे बंदे तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहला बंदा ही ये बता देगा कि सर इसके अंदर एग्जैजरेशन कितनी ज़्यादा है और असल में एक गरीब, मज़लूम, दर्दों में ढली कौम की हकीकत क्या है। देखिए, बसद एहतराम में बात करूं कि वज़ीर आज़म साहब के कंट्रोल में ये बात नहीं है कि बिल्स कल कैसे ठीक होंगे। इसका एक बड़ा सिस्टम हमें आने वाले दिनों में बनाना पड़ेगा, कोई इसके ऊपर बड़े फैसले करने पड़ेंगे। ठीक ये है, बड़े एक बंदे का फैसले मसला नहीं है, करने पिछले 30-40 साल की गवर्नेंस का मसला है। सॉरी, एक जुमला, लेकिन बज़ाहिरन अगर आपको बसद एहतराम अगर आपको नहीं भी पता, अगर आप उसको ठीक नहीं भी कर सकते तो लोगों के ज़ख्मों पे नमक ना छिड़के मरहम लगाएं। वो उन लोगों ने जान दे दी है, वो अगला महीना नहीं गुजार सकते या बच्चों की फीसें नहीं दे सकते या बिल दे सकते हैं, उनका मेहरबानी करके मजाक ना उड़ाएं कि ये ज़्यादा, कि ये एग्जैजरेट कर रहे हैं। मरहम रखें, कहें हम आपके साथ हैं,
ہم بھی آپ کا سمجھتے ہیں درد, ہم شاید اس میں کچھ زیادہ کر نہیں سکتے اس وقت, ہماری مجبوریاں اور ہیں, لیکن ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے آپ کے ساتھ. اگر وزیر اعظم صاحب یہ بات کریں تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوگی. ٹھیک ہے عدل صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے کھربوں روپے یہ جو ٹیکس اکٹھے کیے جاتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی عوام کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے, کیا کوئی اور ہوتا, سابق حکومت ہوتی یا اس سے پہلی حکومت ہوتی, تو کیا اس سچویشن سے بچا جا سکتا تھا؟ کیا نگران حکومت اس کی ذمہ دار ہے؟ کیا نون لیگ کی یا پی ٹی آئی کی یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں, یہ برسوں, یہ جو آج ڈیزاسٹر یہ جو ہوا ہے نا, یہ کوئی اچانک نہیں ہوا, یہ برسوں سے اس کی پرورش ہو رہی تھی. یہ ایک دن ہونا تھا, آج یہ ہو گیا. اب حل کیا ہے؟ کوئی فوری حل نہیں ہے. اب اس کی قیمت چکانی ہوگی, عدیل 3 ساڑھے 3 4 سال سے اس کی انتظار پرورش کرنا ہو رہی ہوگا. تھی یا اس سے زیادہ برس ہیں؟ کوئی نہیں, یہ دیکھیں, یہ 20 25 30 سال میں یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی رہی ہیں, اور آج نہیں ایسے نہ یہ جو اس کی ایگزیکیوشن ہے, میں دیکھیں وہ تو بڑے اچھے تھے. دیکھیں دیکھیں اس میں ان ریئلسٹک, یعنی جن اداروں کو کام کرنا تھا انہوں نے اپنا کام نہیں کیا, انہوں نے صرف عیاشی کی, انہوں نے نالائکی کے باوجود عیاشی کی. آج اس کی قیمت ہمیں ادا کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ہم ایک تو ریلیف اگر کو ملے گا, جو 48 گھنٹوں کی بات کی گئی, وہ بڑا محدود قسم کا ریلیف ہوگا, اس میں زیادہ مارجن نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس مرتبہ ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, اس میں خدا نہ خواستہ ہم نہیں رہتے, یہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے لوگ بھول جائیں گے. اس وقت جو یونٹ کا ریٹ ہے, اس وقت جو ڈالر کی سچویشن ہے, اس وقت جو پیٹرول کے نرخ ہیں, مشکل وقت تو اب کاٹنا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس میں یہ ہم برسوں سیاست کرتے رہے, اس کے اوپر اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا, ہم سوئے رہے, ہمارے متعلقہ ادارے اس پہ عیاشی کرتے رہے, اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جی بالکل, اہم سوال یہ بھی ہے کہ امیر طبقے پر کب ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جائے گا, اسی پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور حسن صاحب, آپ کی جانب آؤں گی, کیا دیکھتے ہیں آپ جس طرح سے اشرافیہ کو سبسڈی دی جاتی ہے اور تمام بوجھ جو ہے وہ غریب پر ڈال دیا جاتا ہے, امیر طبقے پر کب ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جائے گا؟ دیکھیں, آپ نے یو این ڈی پی کی رپورٹ 2021 کو یہ جاری ہوئی تھی, اس میں بتایا گیا کہ جو اشرافیہ ہے وہ 17 ارب ڈالر کی ان کو جو ہے وہ سبسڈی ان کو مراد دی جاتی ہیں, اور وہ تو ہم سبسڈی جو ہے وہ ختم نہیں کر سکے. ان کو جو آپ اسپیسیفک ایک اینگل سے ان کو مراد دیتے ہیں وہ تو ختم نہیں کر سکے. اور پھر آپ نے کیا آپ نے غریبوں کو جو ہے اس کا سارا بوجھ لاد کر رکھ دیا. اور احتجاج, یہ مظاہرے, دھرنے تو ہر دور میں ہوتے ہیں, اور وہ کس لیے ہوتے ہیں کہ اشرافیہ پر جو آپ ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اربوں ڈالر کی سبسڈی مراد دیتے ہیں, وہ ختم کر کے غریبوں تک جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جائیں. لیکن اس بار جو احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کی سرپرستی یا کوئی قائد کی سرپرستی میں نہیں ہو رہے. یہ جو عوام کے ساتھ جو برے حالات یہاں تک پہنچے ہیں, میں اسے کہوں گا بلکہ ماشاءاللہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور تمام سیاسی جماعتوں نے وہ تمام کے تمام اس جرم میں شریک ہیں. سب نے اس جو ہے ملک کو اس نیچ پر لا کر کھڑا کر دیا. اور ابھی اسحاق ڈار صاحب وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو پالیسیاں ہم بنا کر گئے, نگران حکومت انہی پالیسیوں کو آگے لے کے چلے تو بہتر ہوگا. اور کوئی خدا کا خوف کرے ڈار صاحب, 200 کا ڈالر لے کر آنا تھا, آپ نے وہ پاکستان کا حال کیا, اور بدترین حال میں آپ نے اپنی سیاسی جماعتوں کو, اپنے وفادار, اپنے اتحادیوں کو جتنا کھل کر آپ سپورٹ کر سکتے تھے آپ نے کیا. اور آج آپ کہہ رہے ہیں وہی پالیسی یہ لے کر چلے. آئی ایم ایف کے پاس آپ نہیں گئے, کہتے رہے, تمام معاشی ایکسپرٹس کہتے رہے کہ آپ جائیں, آپ نہیں لے کر گئے. آج آپ نے اس نیچ پر لا کر کھڑا کر دیا, اور خود آپ چلے گئے لندن, بلاول صاحب اور زرداری صاحب دبئی چلے گئے, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم مسٹر سپیڈ جو اس وقت یہاں پر ہوتے ہیں نگران حکومت کے سامنے لے کر جاتے کہ یہ ہم نے اچھے کام کیے تھے, وہ تو باہر لندن چلے گئے. ڈار صاحب لندن چلے گئے.
अब निगरान हुकूमत को आप जो है वो कह रहे हैं कि उनको लेकर चलें। भाई निगरान हुकूमत को भी अब चाहिए कि छोड़ दें वो साबका हुकूमत की गर्दान। लोग अब आपसे कुछ चीज मांगते हैं, कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि आके कम से कम चीजों की हकाइक को अवाम के सामने रखें, कोई मायूसी खत्म करें। हसन साहब, आप गवर्नमेंट साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी साद साहब। मैं सिर्फ 30 सेकंड का एक जुमला हल्का सा कहना चाहता हूँ, और वो ये कि बाकी सारी बातें हसन एक तरफ आप जो मर्जी कहना चाहते हैं, हमें सुनने को हमारे पास दिल भी है, जिगर भी है। इसहाक डार साहब के खिलाफ आपने बात की, ये मेरा ख्याल है किसी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी को कबूल नहीं होगा। मैं महरीन, आप लाहौर में बैठी हैं, मेरी गुजारिश है कि आप या मैनेजमेंट में से या कोई भी इर्द गिर्द का बंदा इनका सर कलम कर दे, वो नहीं कर सकता तो जुबान तो जरूर कर दे। लोगों के घरों में लड़ाइयां, इस तरह की शर्मदेज, इस तरह की शर्पसंदी, इस तरह की शर्पसंदी हमें मुल्क में पसंद नहीं। ये इन्हीं के किए हुए हैं, ये हुक्मरान सियासत का नहीं सोचते। देखिए बिल्कुल हुक्मरान अपनी सियासत का सोचते हैं। बिल्कुल साद साहब, हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, इसी पर हम डिस्कस करेंगे कल। और जिस तरह से निगरान हुकूमत को यकीन सख्त फैसले करने होंगे और बेहतर पॉलिसीज लेकर जो है उन्हें ये हुकूमत करनी होगी। और इसके साथ ही साथ नाज़िम मुझे इजाज़त दीजिए और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।